खबर जोधपुर से है। जोधपुर में क्या हुआ था हम सबको पता है। दरअसल साध्वी प्रेम बाइसा 28 जनवरी की बात है, जब उनको इंजेक्शन लगाया गया, अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और उनकी मौत हो गई। इसको लेकर अब पुलिस मामले की जांच कर रही है लगातार। इस घटना का सबसे अजीबोगरीब पहलू यह है कि जब उनकी मौत हुई थी यानी 28 तारीख को, उसके 4 घंटे के बाद एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि अग्नि परीक्षा उन्हें देनी पड़ेगी और ये अग्नि परीक्षा शायद कुछ लोग तब मानेंगे जब उनकी मौत हो जाएगी। ऐसी कौन सी बात थी जो साध्वी को परेशान कर रही थी? पूरा माजरा आपको बताता हूँ। दरअसल साध्वी 5 साल की उम्र में प्रेम बाइसा जोधपुर के आश्रम पहुंचती है और वहां पर साधना लेना शुरू करती है। सनातन धर्म का वो प्रचार कर रही थी। वहां पर धीरे धीरे ये कहा जा सकता है कि उनकी जो तपस्या थी वो लगातार चल रही थी। लेकिन एक दिन एक वीडियो वायरल होता है। इस वीडियो में वो अपने मुंह बोले पिता के साथ नजर आती हैं और कई लोगों ने इस वीडियो को अश्लील वीडियो बताया। यह भी कहा गया कि कुछ लोगों ने शरारत के तहत ये वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद हंगामा मच गया। साध्वी प्रेम बाइसा 25 साल की थी और वो तुरंत इस बाबत पुलिस के पास गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, आरोपी गिरफ्तार हुए और बाद में जमानत पर भी छूट गए। लेकिन सवाल कई खड़े कर गए। अग्नि परीक्षा वाली बात क्यों कही गई? क्या ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि उस वक्त जो वीडियो में कुछ लोगों ने कहा कि उनके पिता के साथ संबंध थे, इस वजह से उन्होंने जस्टिफाइड करने के लिए बात बोली? अब इस बात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, यानी विसरा रिपोर्ट का। उससे साफ होगा कि इंजेक्शन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से प्रेम बाइसा की मौत हो गई। क्या उनको जहर दिया गया या कोई दवा रिएक्ट कर गई जिसकी वजह से उनकी मौत हुई? ऐसी तमाम चीज़ें जो पोस्टमार्टम की जब डिटेल रिपोर्ट आएगी उससे साफ होगी। इस बीच एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दूं, इसमें एक जो शख्स है वो भी रडार पर है। वो कौन है वो भी आपको बताता हूं। सवाल पहले बता दूं आपको जो 4 उठ रहे हैं। पहला सवाल, साध्वी को मौत से पहले क्या जहर दिया गया? हादसा, सुसाइड या कत्ल की सोची समझी साजिश थी? इस बाबत अब जो राजदार है वो सामने आ गया है। अब वो राजदार कौन है वो आपको बताता हूं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि 4 घंटे के बाद जिस शख्स ने पोस्ट की थी उसका पता चल गया है। वो कौन था आपको बताता हूं। दरअसल उसका नाम है भोमाराम। अब सवाल ये उठता है कि अगर नोट साध्वी के बाद ही लिखा गया था तो फिर उसे नोट क्यों कहा जा रहा है? इसका जवाब है कि वो नोट खुद साध्वी की आईडी से पोस्ट किया गया था और दूसरा ये कि ये नोट में लिखी गई बातों को खुद साध्वी ने मौत से पहले कई मर्तबा कहा था और ये जो बात कही थी उन्होंने अपने पिता वीरमनाथ से भी कही थी, जो कि मुंह बोले पिता हैं। अब आपको बताता हूं, भोमाराम से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि ये जो पोस्ट था ये उसने किया था और ये पोस्ट जो था वो वीरमनाथ के कहने पर किया था। सवाल ये उठता है कि भोमाराम ने ऐसा क्यों किया? इस पोस्ट को करने की क्या आवश्यकता थी? क्या उसको साध्वी ने कहा था ये पोस्ट करने के लिए? हालांकि उसका कहना है कि वीरमनाथ ने उसको कहा था। वीरमनाथ को किसने कहा था, ये जांच की बात है। अब पुलिस इस मामले में सारे जो संदिग्ध हैं उनकी जो सीडीआर रिकॉर्ड है वो भी चेक कर रही है कि आखिर वो घटना के वक्त यानी 28 तारीख को, 28 जनवरी को वो लोग कहां थे। आपको बता दूं, भोमा राम के कहे मुताबिक उस रोज वो दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इस बीच वीरमनाथ ने उन्हें साध्वी की तबीयत बिगड़ने की बात कहकर उसे अपने पास प्रेक्षा अस्पताल में बुला लिया। लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंचा तब तक साध्वी की जान जा चुकी थी और बस इसी मौत के कुछ घंटे के बाद भोमाराम ने साध्वी के पिता वीरमनाथ के कहने पर इंस्टा पर साध्वी के नाम से एक नोट लिखा और उसे पोस्ट कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या वीरमनाथ को साध्वी ने कहा था कि ये बात जब उसकी मौत हो जाए तो ये लिखी जाए, या पहले कहा था कभी? इसकी भी तहकीकात की जा रही है। और आखिर साध्वी को किस चीज़ से समस्या थी? क्या इस बात से उसको तकलीफ थी कि लोग वीडियो का गलत उसका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से कर रहे हैं, जिससे उसकी छवि धूमिल हो रही है और इसी वजह से वो शर्म के मारे उसने इस घटना को अंजाम दे दिया, वो गिल्ट में आ गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये तो इंजेक्शन के बाद दी गई मौत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर साध्वी ने उस शख्स को जिसने इंजेक्शन लगाया उसको कहा हो कि इस तरह का इंजेक्शन लगाए जिससे उसकी मौत हो जाए? ऐसी तमाम चीज़ें जो जांच के दायरे में हैं। इसमें कुछ और भी है। ऐसे माहौल में जब अपनी बेटी को खो चुके हो, आखिर वो इतनी बड़ी मुसीबत कर रहा, अपनी बेटी की आईडी से
कोई पोस्ट कैसे कर सकता है और कैसे लिखवा सकता है, ये भी एक सवाल उठ रहा है। दरअसल ये बात तब सामने आई थी जब वीरमनाथ के कहने पर जो भोमा राम है उसने ये पोस्ट किया था। ऐसी परिस्थिति में जब सामने बेटी की मौत हो गई हो, कोई ऐसे कैसे कह सकता है, इसकी भी तहकीकात की जा रही है। बाइसा के पास 2 मोबाइल फ़ोन थे, ये भी बात सामने आई है, जिनमें एक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल वो सोशल मीडिया हैंडल के लिए करती थी। साध्वी की मौत के बाद ये फ़ोन उनकी गाड़ी में ही पड़ा हुआ था, जबकि जिससे भोमा राम ने वो पोस्ट किया था। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है कि उनकी गाड़ी में था और भोमा राम ने ही वो पोस्ट किया था। अब तक 37 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है, आप सोचिए। इसके अलावा आश्रम में रहने वाले लोग, प्रेक्षा अस्पताल के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर समेत कई लोगों से पूछताछ हुई है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर 40 कॉन्टैक्ट्स को रडार पर लिया है। जो 40 कॉन्टैक्ट्स उनको रडार पर लिया है, जिनकी मूवमेंट, कॉल ट्रेल और आपसी कनेक्शन की गहराई से जांच हो रही है, क्योंकि जब गहराई से जांच होगी, सीडीआर की जांच होगी, तो पता चलेगा उनकी लोकेशन क्या थी संदिग्धों की, और क्या उन्होंने इस तरह की कोई घटना को अंजाम देने की प्लानिंग की थी। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो जांच के दायरे में हैं। नोट का रहस्य इतना गहरा है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जांच के लिए बनाई गई जो पुलिस की एसआईटी टीम है, उसके कुछ ऑफिसर्स को साध्वी के जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको ट्रैक करने की जिम्मेदारी मिली है। ऐसे में उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस मामले में जल्द ही सच सामने आएगा, जो दोषी है उसके खिलाफ एक्शन होगा। क्या ये एक्सीडेंटल मौत है, इस पहलू से भी पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, खुदकुशी के एंगल से भी आगे बढ़ रही है, मर्डर के एंगल से भी आगे बढ़ रही है, और इस मामले में हर एक पहलू से पुलिस का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, सबकी सीडीआर रिकॉर्ड, सबकी लोकेशन, परिस्थितियों का अध्ययन नहीं होता, तब तक प्रॉपर तरीके से नहीं कहा जा सकता कि साध्वी की मौत कैसी हुई। तो इसके लिए हमें दोस्तों इंतज़ार करना पड़ेगा कुछ रिपोर्ट्स का, जिसके आधार पर जब वो रिपोर्ट्स आएंगी तो आगे मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या इसके पीछे वजह थी, क्यों अग्नि परीक्षा वाली बात बोली, और क्या वाकई उनकी जो मौत हुई ये अग्नि परीक्षा वाली बात सच हो गई कि ठीक है, अब मैं मर गई हूँ, अब तुम मान लो कि मैं दोषी नहीं थी। क्या मर कर ही अपना दोष जो था वो प्रूव करना उनका उद्देश्य था। ऐसी कई चीज़ें जो जांच के पास साफ हो गई। फिलहाल के लिए शुक्रिया। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।